अध्याय 9 पैसे के लिए काम नहीं करना। 2002 में एक टॉक रेडियो प्रोग्राम में मुझसे एक श्रोता ने यह सवाल पूछा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ जो एक बड़ी सिलिकॉन वैली कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, यह उद्योग बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। ख़ास तौर पर यहाँ कैलिफोर्निया में मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया है, परंतु मुझसे अपनी तनख्वाह कम करने के लिए और कम घंटे काम करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं यहाँ पर वे एरिया में रियल एस्टेट कितनी महंगी है। मेरे मॉर्टगेज का पेमेंट लगभग उतना ही होगा जितनी की कटौती के बाद मिलने वाली मेरी तनख्वाह। मुझे डर है कि अगर मेरी तनख्वाह में मुझे एक कटौती और करनी पड़ी तो शायद मैं घर से हाथ धो बैठूँगा। इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान मेरा 401 के लगभग मिट्टी में मिल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने अपना घर बेचने की कोशिश की? मेरा पहला सवाल था। हाँ, श्रोता ने कहा। समस्या यह है कि घर की कीमत इतनी घट गई है कि घर का जितना मूल्य है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज है। अगर मुझे उसे बेचना पड़ा तो मुझे खरीदार से पैसे मिलने के बजाय उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे पास यह समस्या रहेगी कि मैं कहाँ रहूँ। मकान किराया उतना ही तगड़ा है जितना कि मॉर्टगेज की पेमेंट। आपकी पत्नी क्या करती हैं? मैंने पूछा। वह एक झूला घर में काम करती हैं। झूला घर में भी समस्याएं आ रही हैं क्योंकि बहुत से परिवार उस इलाके से बाहर चले गए हैं। उसकी नौकरी सुरक्षित है परंतु वे उसे अधिक पैसे नहीं देते। वे ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश क्यों नहीं कर रही है? मैंने पूछा। उसकी तो इच्छा है, परंतु झूला घर में काम करने का एक लाभ यह है कि हमारे 2 बच्चे वहाँ पर मुफ्त में रह लेते हैं। अगर उसे बच्चों को संभालने के लिए इंतजाम करना पड़े तो उसमें लगभग उतना ही खर्च आएगा जितने कि उसे दूसरी कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। क्या आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचा है जिसे घर पर ही शुरू किया जा सके? मैंने आपको बताया है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बिना पैसे के हम बिज़नेस की किस तरह शुरू कर सकते हैं? क्या आपने और आपकी पत्नी ने घर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया है? वहाँ पर शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती और वे आपको प्रशिक्षित भी करेंगे। मैंने पूछा। अरे हाँ, मैंने उन स्कैम्स पर विचार किया है। वे कुछ पैसे नहीं देते। वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। रेडियो प्रोग्राम के मेज़बान के बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमें बताया कि उसके कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। उस श्रोता और मेरे बीच का संवाद अधूरा ही रह गया। वह कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं इस रेडियो इंटरव्यू का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मूलभूत जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। श्रोता को स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता है और मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। जैसा आप में से कुछ जानते हैं, मेरी पत्नी और मैं दिवालिया रह चुके हैं। कुछ सप्ताह तक तो हम बेघर भी रह चुके हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि पैसे की ज़रूरत कैसी होती है। परंतु अगर 10 साल से भी कम समय में किम और मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए तो इसका कारण सिर्फ यह था कि हम धन और संपत्ति के अंतर को जानते थे। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किम और मैंने किस तरह दिवालियेपन से आर्थिक आज़ादी के सफ़र को 10 साल से कम अवधि में पूरा किया, तो यह कहानी रिच डैड सीरीज की पुस्तक रिच डैड रिटायर यंग रिटायर रिच में बताई गई है। इसके अलावा रिच डैड सीरीज की पुस्तक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट शुरू ही वहाँ से होती है जहाँ 1985 में किम और मैं बेघर थे और हमारा सबसे बुरा वर्ष था। मैं इन 2 पुस्तकों का जिक्र आप में से उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जिन्हें इस बात में संदेह हो कि दिवालियेपन और धन के अभाव की मुझे पर्याप्त समझ है। दोनों ही पुस्तकें यह बताती है कि हम अपने आर्थिक दलदल में कैसे बाहर निकलें। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किम और मैं जानते हैं कि पैसे का अभाव क्या होता है और इसलिए हम अमीर बनना तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अधिक पसंद करते हैं। हमारे लिए पर्याप्त धन के बिना जिंदा जीने का एक भयानक तरीका था। इसने हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा भी और कई तरह से चोट पहुंचाई। पैसे की कमी ने हमारे विवाह, आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमान का भी इम्तिहान लिया। जीने के 3 तरीके। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ समय बाद भी मेरे मन में उस फ़ोन करने वाले युवा पिता का सवाल घुमड़ता रहा। जैसा हम पिछले अध्याय में बताया गया है, हम एक दूसरे से आत्मा या भावना से भावना की बात कर सकते थे। इस प्रकरण में हमारे संप्रेषण की वैलेंथ डर का भाव था। मैं उसके डर को महसूस कर सकता था और यह महसूस करते समय
मुझे इससे कष्ट हो रहा था। मैं निश्चित रूप से जानता था कि यह डर कैसा होता है। इस अध्याय में जिस फायदे का वर्णन है दरअसल वह भावनाओं के बारे में है। किम और मैं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो 3 भावनाएं होती है और उन भावनाओं के साथ जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। वे भावनाएं हैं, पहला, डर की भावना। जब किम और मैं बेघर तथा गरीब थे तो डर की भावना के कारण हमें लकवा मार गया था। यह भावना इतनी गहन थी कि इसने हमारे पूरे शरीर को शून्य कर दिया। यही वह भावना थी जो मुझे उस युवा पिता से फ़ोन पर बात करते समय महसूस हुई। यही वह भावना थी जो मुझे बचपन में अपने परिवार के बीच बड़े होते समय महसूस हुई थी। मेरे माता पिता गरीब थे और अधिकांश मौके पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था। पर्याप्त पैसा न होने की भावना मेरे बचपन में अधिकांश समय हमारे परिवार के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। दूसरा, क्रोध और कुंठा की भावना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भाव के साथ उठना और काम पर जाना, खासतौर पर जब तक आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हों। जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वह काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से कुंठा शुरू होती है। वे जानते हैं कि अगर वे थम गए तो जिस दुनिया में वे रहते हैं वह ढह जाएंगे। इस तरह के लोग यह कह सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ूंगा तो बैंक मेरे यहाँ धावा बोल देगी और मेरी हर चीज़ ले जाएगी। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, अगली छुट्टियों तक इंतज़ार करो या रिटायरमेंट में केवल 10 साल बचे हैं। तीसरा, खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना, यह जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं आपके पास काफ़ी पैसा आता रहेगा। 1994 में जब किम और मैंने अपना बिजनेस पेशा और हम रिटायर हुए तब से हम इसी भावना के साथ जी रहे हैं। तब किम 37 वर्ष की थी और मैं 47 वर्ष का। मेरे लिए यह एक ऐसी भावना है, जीने का ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जाना चाहिए। हालांकि हम आज भी काम करते हैं परंतु हम मजबूरी में काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन भर पर्याप्त से अधिक पैसा आता रहेगा। यह बहुत ही सुखद भावना है। धन और संपत्ति के बीच के अंतर। रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैं उस युवा पिता से कहना चाहता था कि अगर वह धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। जब मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करे तो इसके पीछे का कारण यह था कि वे सिर्फ अधिक तनख्वाह पाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। जब उसने कहा, अरे हाँ, हमने उस स्कैम पर विचार किया है, वे कुछ पैसे नहीं देते, वे हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2-3 साल बाद नहीं। तो मैं यह जानना था कि अगर उसे अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना था तो उसे अपने जीवन मूल्य बदलने की ज़रूरत थी। दूसरे शब्दों में मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर वह और उसकी पत्नी अंततः अधिक धन हासिल कर लेंगे तो वे एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। मुझे संदेह है कि अगर उन्होंने अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वे हमेशा जीवन में अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार देंगे और वे जीवन भर गुस्से और कुंठा से भरे रहेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। संपत्ति क्या है? मेरी पिछली पुस्तक और रिच डैड प्रोडक्ट्स में मैंने जिक्र किया था कि संपत्ति धन में नहीं नापी जाती बल्कि संपत्ति में नापी जाती है। हमारी परिभाषा है, संपत्ति किसी आमदनी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसा मैंने कहा, संपत्ति समय में नापी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे नाम पर कुल जमा $1000 की बचत हो और मेरे जीवन यापन का खर्च प्रतिदिन $100 हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन है। अगर मेरे खर्च $50,000 प्रतिदिन हो तो मेरी संपत्ति 20 दिन होगी। संपत्ति की परिभाषा को समझाने के लिए यह एक अति सरलीकृत उदाहरण है और संपत्ति धन के बजाय समय में नापी जाती है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों को ही समय में मापा जाता है। हम सभी ने इस तरह की कहानियाँ सुनी है कि डॉक्टर किसी से कहता है तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने पर दे रहा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो आर्थिक रूप से इतना पीछे है कि वह अपनी संपत्ति को यह कहकर नापता है, मैं -2 महीने की संपत्ति का स्वामी हूँ। दूसरे शब्दों में वह सचमुच उधार लिए हुए समय और उधार लिए हुए धन पर जी रहा है।
यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी परिवार आर्थिक विनाश से 3 तनख्वाह से भी कम दूर रहता है। अगर औसत तनख्वाह की अवधि 2 सप्ताह या 14 दिन है तो इसका अर्थ है कि औसत अमेरिकी परिवार 44 दिन तक की संपत्ति का स्वामी होता है। उसके बाद उसका जीवन स्तर घट जाता है। संपत्ति के बजाय धन के काम करते समय यह समस्या आती है। आगे बढ़ने से पहले शायद आप खुद से यह सवाल पूछना चाहें, अगर आप शादीशुदा हो तो आपका जीवन साथी और आप आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक आर्थिक रूप से जीवित रह सकूंगा? आपका जो जवाब होगा वह आपकी संपत्ति होगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे आप आज अधिक धन न भी कमाते हो तो भी आपकी दौलत बहुत बढ़ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संपत्ति के लिए काम करना सिखाती है। विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के शोध के दौरान मैंने पाया कि वक्ताओं को जीवन मूल्य के जिस बिंदु को स्पष्ट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी वह था संपत्ति के लिए काम करने और धन के लिए काम करने का अंतर। एक बार मैं जिस मीटिंग में गया वहाँ पर एक अतिथि ने अपना हाथ उठाया और पूछा, मैं कितना धन कमा लूँगा? दुर्भाग्य से मीटिंग में प्रस्तुत दे रहे व्यक्ति ने अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिजनेस बनाने और नौकरी करने में कितना फ़र्क होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और संपत्ति के बीच के अंतर को उसने ठीक से नहीं समझाया। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोगों को जो जवाब सुनने को मिला उससे वे चकरा गए और कुंठित हुए। वक्ता ने एक जवाब यह दिया, आपकी आमदनी असीमित होगी। इस जवाब के साथ समस्या यह है कि मीटिंग में भाग ले रहे ज़्यादातर लोग असीमित आमदनी की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि वे हर महीने $1000 से $3000 की अतिरिक्त कमाई के अवसर के बारे में सोच रहे थे। मेरे विचार से वे अब भी संपत्ति के बजाय धन के संदर्भ में सोच रहे थे। दूसरे शब्दों में धन 2 प्रकार का होता है, एक वह धन जो श्रम से आता है और दूसरा वह धन जो अपनी संपत्तियों से आता है। अगर आप जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहें तो धन के लिए काम करते रहें, जैसा अधिकांश लोग करते हैं। दुविधा का अगला बिंदु तब आया जब वक्ता ने कहा, अच्छा अगर आप सभी लोग हर महीने $3000 की अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी, चाहे आप काम करें या ना करें? हालांकि ज़्यादातर श्रोताओं ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की, परंतु मुझे दिख रहा था कि ज़्यादातर लोगों को यह संभव नहीं लग रहा था। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग यह चाहते थे कि $3000 महीने की अतिरिक्त कमाई उन्हें सिर्फ अगले महीने हो जाएंगी। वे कुछ साल तक मुफ्त काम करने और बिजनेस बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी आमदनी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। यह मेरा अनुमान है कि वहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग अब भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या कर्मचारियों की तरह सोच रहे थे, जो धन के लिए काम करते हैं, न कि बिजनेस मालिकों और निवेशकों की तरह जो अपने एसेट्स से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। एक अलग तरह का धन। अमीर लोगों के ज़्यादा अमीर बनने का सीधा सा एक कारण है कि अमीर लोग एक तरह के धन के लिए काम करते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीचे दिया गया डायग्राम इस अंतर को स्पष्ट करने में मदद करेगा। आप इस डायग्राम से परिचित नहीं हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायग्राम है, या आप इसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा, या तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें या फिर अपने उस मित्र से बात करें जिसने यह पुस्तक पढ़ी हो और उससे इसे समझाने के लिए कहें। इस डायग्राम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे अमीर डैडी के कई सबक समझने के लिए इसे समझना लगभग अनिवार्य है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, मेरे बैंकर ने मुझसे कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा। मेरा बैंकर मुझसे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिपोर्ट कार्ड है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल IQ का पैमाना है। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यह डायग्राम हर उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो आर्थिक स्वतंत्रता या प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। फोकस का अंतर। E और S तथा B और I के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझने का एक तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग है। क्वाड्रेंट के दाएं और क्वाड्रेंट के बाएं हिस्सों के बीच का अंतर फोकस का अंतर है। नीचे यह समझाया गया है कि मेरा क्या अर्थ है। सीधे सीधे कहा जाए तो E और S क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है और B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है। क्या आप अब भी धन के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया गया मूलभूत अंतर यह है कि E और S क्वाड्रेंट के लोग धन के लिए काम कर रहे हैं। B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान धन के लिए काम करने में नहीं बल्कि संपत्ति बनाने या एसेट्स हासिल करने में लगा रहता है। इसी कारण B और I क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति E या S क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति से अधिक होती है। अगर B या
पी या आई क्वाड्रेट का व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तब भी उसकी संपत्तियां काम करती हैं और उसके लिए धन कमाती हैं। 3 तरह की संपत्तियां। संपत्ति वाले कॉलम में मुख्य रूप से 3 तरह की संपत्तियां पाई जाती है। आर्थिक स्वतंत्रता की आसान योजना। मैंने और मेरी पत्नी ने युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जिस आसान योजना का पालन किया वह यह थी कि पहले बिजनेस बनाओ और फिर रियल एस्टेट में निवेश करो। जैसा मैंने कहा, इसमें हमें 1985 से 1994 तक का समय लगा और हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुए तो हमारे पास एक भी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था। यह हमारी आसान योजना थी और हमने अपनी योजना का पालन किया। कई लोगों ने मुझसे यह पूछा, आपने अपना बिजनेस पहले क्यों बनाया? इस सवाल के 3 जवाब है। पहला जवाब यह है कि बिजनेस बनाने में हमें बहुत अधिक धन मिलना संभव हुआ। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने उन 11 तरीकों की सूची दी है जिनके द्वारा कोई आदमी अमीर बन सकता है, जैसे धन के लिए किसी से विवाह करना। किम और मेरे लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस बनाना था। दूसरा जवाब यह है कि अमेरिका के टैक्स कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो बी क्वाड्रेट से धन कमाते हैं और उन लोगों को सजा देते हैं जो ई क्वाड्रेट से धन कमाते हैं। और अंत में तीसरा जवाब है कि बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। ज़्यादातर अमीर लोग इसी योजना पर चलते हैं। मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद पाया? 2000 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कई लोग अब जागने लगे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं। स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद कई लोगों के मन में रियल एस्टेट में निवेश करने का ख्याल आया। समस्या यह थी कि कई लोगों के पास रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए या उन जगहों पर रहने के लिए जहां रियल एस्टेट मांगी थी पर्याप्त धन नहीं था। मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, मैं किस तरह के रियल एस्टेट खरीद सकता हूं जबकि मेरे पास किराया चुकाने के बाद मुश्किल से पैसे बचते हैं? मेरा जवाब हमेशा वही रहता है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी दिन की नौकरी करते रहो और पार्ट टाइम बिजनेस बनाना शुरू कर दो। एक बार आपका बिजनेस धन कमाने लगे तो आपका दूसरा कदम होगा अपनी दिन की नौकरी करते रहना और बिजनेस से होने वाली अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट में निवेश कर देना। इस तरह आप धन के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहने के बजाय पूंजी की 2 सीढ़ियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह की 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह की असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है। यह है, पहला मानसिक बुद्धि, आमतौर पर वह जिससे स्कूल में IQ नापा जाता है। दूसरा भावात्मक बुद्धि। यह कहा गया है कि भावात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 25 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। भावात्मक बुद्धि के उदाहरण है बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि लंबे समय से वह अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्टि के लिए तैयार रहने की आदत, जो तत्काल संतुष्टि चाहने के विपरीत हैं, और तत्काल संतुष्टि की आशा करना कई वर्तमान वित्तीय समस्याओं के कारण है। तीसरा वित्तीय बुद्धि। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आपका वित्तीय बुद्धि आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं, आप कितना धन रख पाते हैं, आपका धन आपके लिए कितनी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितने पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाते हैं। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं? कई स्मार्ट लोग जैसे मेरे गरीब डैडी अमीर बनने में असफल रहते हैं, हालांकि उनका IQ बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उनमें वित्तीय सफलता और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावात्मक बुद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल IQ के 4 आम लक्षण हैं। पहला, वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। चूँकि वे ई क्वाड्रेट में नौकरी करते हैं, इसलिए वे अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इस वजह से वे बुद्धिमानी से निवेश करने में सफल रहते हैं और अपने धन को बैंक में रखते हैं। बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी बहुत रकम मिलती है उस पर और भी ऊंची दर से टैक्स लगता है। दूसरा, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इस व्यक्ति में धैर्य नाम की भावात्मक बुद्धि का अभाव होता है। यह व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलता रहता है या एक ज़बरदस्त विचार से दूसरे ज़बरदस्त विचार पर कूदता रहता है। ये लोग कुछ शुरू करते हैं, फिर उससे ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। तीसरा, भावावेग में खर्च करना। इस व्यक्ति की व्यायाम करने की प्रिय आदत शॉपिंग करना है।
ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं जब तक कि वे गिर न जाएं। अगर उनके पास धन है तो वे उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं धन मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। चौथा, किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। दूसरे शब्दों में व्यक्ति के पास वही वस्तुएं होती हैं या वह उन चीज़ों के लिए काम करता है जो उससे गरीब बनाती है। उदाहरण के लिए मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है। जैसे ही वे इसके मालिक बनते हैं वे इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड बिल्स या स्टूडेंट लोन का भुगतान कर देते हैं या एक नई नाव खरीद लेते हैं या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे उन चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जिनका बहुत कम मूल्य है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं हो पाएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि वे स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करते हैं। भावात्मक बुद्धि फाइनेंशियल बुद्धि के लिए अनिवार्य है। यह अध्याय मेरे रेडियो इंटरव्यू से शुरू हुआ था। मैंने इंटरव्यू से शुरू इसलिए किया क्योंकि यह युवक भावात्मक रूप से अनियंत्रित था। स्पष्ट रूप से वह मानसिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली था, परंतु उसकी भावनाएं उसे अतार्किक रूप से सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर आप भावात्मक रूप से अनियंत्रित हैं तो फाइनेंशियल चुनौतियों को सुलझाने के आपके अवसर बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो असली दुनिया में भावात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। ऊंचे फाइनेंशियल आईक्यू के लिए ऊंचा भावात्मक आईक्यू क्यों ज़रूरी है? अमेरिका के सबसे अमीर निवेशक वारेन बफेट का कहना है, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने धन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। जब मैं अधिक युवक था तो मैं भावात्मक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। मैं आज के लिए जीने में विश्वास रखता था। यह भी एक कारण है कि मुझे 47 वर्ष से पहले वित्तीय स्वतंत्रता नहीं मिली। हालांकि मैं जानता था कि इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जब भी मैं ज़्यादा ऊपर उठता था या अनियंत्रित हो जाता था, यानी या तो फटाफट अमीर बनना चाहता था या कुंठा की वजह से छोड़ना चाहता था, तो अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, जब तुम बड़े हो जाओ और तो वापस लौट आना, तब मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जाता है। क्या आप अपना भावात्मक आईक्यू सुधारना चाहते हैं? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मेरा भावात्मक आईक्यू जितना ज़्यादा बढ़ता है मेरी ज़िंदगी उतनी ही बेहतर बन जाती है। मैरीन कॉर्प्स में रहने के बाद न सिर्फ आवेगशील हो गया बल्कि मैं बहुत हिंसक और तुकमिजाज भी हो गया। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे गर्म स्वभाव और तत्काल प्रतिक्रिया ने तुम्हें वियतनाम में जिंदा रखा, परंतु तुम्हारी यही भावनाएं तुम्हें बिजनेस की दुनिया में मार डालेगी। अमीर डैडी ने जोर देकर यह सुझाव दिया कि अगर मैं अपना फाइनेंशियल आईक्यू सुधारना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे अपना भावात्मक आईक्यू सुधारने की मेहनत करनी होगी। जब अपनी भावनाओं पर मेरा नियंत्रण ठीक हुआ तो मेरा विवाह सुधर गया, मेरी बिजनेस योग्यताओं में सुधार हुआ और इसी तरह मेरा निवेश योग्यताओं में भी सुधार हुआ। अपने गुस्से को दूर करने में से मेरी सेहत भी सुधर गई। हालांकि कई बार यह अब भी मुझ पर नियंत्रण कर लेता है। अपनी भावात्मक बुद्धि को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम यह स्वीकार करना था कि मुझे इसे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे जैसे हैं, यानी आप हमेशा थोड़ी अधिक भावात्मक परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण स्थल हो सकता है। मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सर्वश्रेष्ठ फायदों में से एक यह है कि यह आपके भावात्मक आईक्यू को विकसित करता है। हर बार जब भी आपका सामना ऐसे लोगों से होता है जो छोड़ देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, हर बार जब अपने डरों, अपनी निराशाओं, अपनी कुंठाओं और अपनी धैर्यहीनता को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए जीतते हैं, तो आप अपने भावात्मक आईक्यू को बढ़ा देते हैं। दूसरे शब्दों में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक बढ़िया जगह है जहां आप खुद का बेहतर तरीके से जान पाते हैं और अपने आप को सुधारने में मेहनत कर सकते हैं। अपने आप से यह सवाल पूछें, मेरी भावनाएं किस तरह मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं? क्या मेरी भावनाओं के कारण मेरे व्यक्तित्व में यह कमियां हैं? पहला, अधिक संकोच। दूसरा, रिजेक्शन का डर। तीसरा, सुरक्षा की आवश्यकता। चौथा, धैर्य की कमी। पाँचवा, बहुत चिड़चिड़ापन। छठवां, कोई बुरी लत। सातवां, भावावेग में काम करना। आठवां, बहुत गुस्सा। नौवां, बहुत धीमे धीमे बदलना। 10वां, आलस। 11वां, आपका विकल्प। एक बार फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक बड़ा लाभ यह है कि यह आपकी भावात्मक बुद्धि की जांच करेगा और कई प्रकरणों में इसमें भारी सुधार करेगा।
एक बार आप अपने भावात्मक IQ को सुधारना शुरू करते हैं तो आप शायद यह पाएंगे कि आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार हो रहा है। आप यह पाएंगे कि अब लोगों से बात करना अधिक आसान हो गया है। आप अधिक स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह पाते हैं। आप अपनी भावनाओं को अधिक प्रभावशाली ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं। और जब आप यह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हैं तो आपका बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अधिक धैर्य होने से आपके पास बेहतर निवेशक बनने का बेहतर अवसर होगा। अपनी भावात्मक बुद्धि को विकसित करने से आपका विवाह सुधर सकता है। यदि आप विवाहित या विवाह करना चाहते हैं, और हम सभी जानते हैं कि विवाह का विषय कितना भावात्मक हो सकता है, आप बेहतर अभिभावक भी बन सकते हैं और अपने बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बनाने में कुछ साल का निवेश करने से आपको जीवन के कई क्षेत्र में लाभ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन एक बहुत भावात्मक विषय है। एक बेहतर विवाह। किम और मेरे लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की हमारी योजना विवाह के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई। जीरो से शुरू करते हुए हमारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिस पर हम दोनों इकट्ठे काम कर सके। मैं यह कहूँगा कि बिजनेस बनाने के उतार चढ़ाव का सामना करने की वजह से हमें विवाह में कई चुनौतियाँ आईं, परंतु अंत में इनकी वजह से हमारा विवाह ज़्यादा मजबूत हुआ। हमने इकट्ठे जोखिम लिए, घाटे को इकट्ठे सहन किया और अपनी जीत का जश्न इकट्ठे मनाया। जैसा पहले ही कहा जा चुका है, हमारी योजना आसान थी। 1985 में किम और मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब हमारा बिजनेस बहुत फायदेमंद साबित हुआ तो 1991 में हमने रियल एस्टेट में पहला निवेश किया। 1994 में हमने अपना पहला बिजनेस बेच दिया, अधिक रियल एस्टेट खरीदी और बाकी ज़िंदगी के लिए आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होकर रिटायर हो गए। यह एक ऐसा आसान योजना थी और इसने हमारे जीवन को अधिक आसान और सुखी बना दिया। जैसा हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, धन पारिवारिक कलह का एक प्रमुख कारण है। आज हमारा विवाह बेहतर है, न सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास धन है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हमने बिजनेस को इकट्ठे बनाया। जब हम भावात्मक रूप से अधिक परिपक्व हुए तो अलग अलग रास्तों पर जाने के बजाय हम लोग एक ही रास्ते पर चलते चलते करीब आ गए। मैं कई लोगों को यह कहते सुनता हूँ, अरे मैं अपने पति के साथ कभी काम नहीं कर सकती, मैं उसको इतने लंबे समय तक नहीं झेल सकती। मैं ईमानदारी से यह कह सकता हूँ कि मैं किम के बिना इतना सफल नहीं हुआ होता, और अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग नौकरियाँ कर रहे होते तो हमारी वैवाहिक ज़िंदगी इतनी सुखद नहीं होती। अगर हम अलग अलग काम करते तो हम आगे चलकर एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते। बिजनेस को इकट्ठे बनाने और इकट्ठे निवेश करने की वजह से हमारा विवाह सुदृढ़ हुआ, क्योंकि हमारे पास अपने मतभेदों को सुलझाने का समय था। हम इकट्ठे करीब आए, एक दूसरे की बेहतर तरीके से जानने लगे, एक दूसरे का अधिक सम्मान करने लगे, भावात्मक रूप से इकट्ठे परिपक्व हुए और अंत में एक दूसरे के साथ ज़्यादा सुखी हुए। और मेरे लिए यह अमूल्य रहा है। हालांकि अब भी हमारे बीच मतभेद है, परंतु आज हम जानते हैं कि एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम उन मतभेदों से ज़्यादा प्रबल है। दो लोगों के बीच सुखी विवाह निश्चित रूप से भावात्मक बुद्धि के कारण होता है, न कि अच्छे नंबर लाने वाले दो लोगों के बीच हुआ विवाह जो अच्छी नौकरियां करके काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। कुछ सफल नेटवर्क मार्केटर्स असफल क्यों होते हैं? इतने वर्षों में मैं कई सफल नेटवर्क मार्केटर से मिला हूँ जिन्होंने अपने बिजनेस से ढेर सारी दौलत कमाई है। मैं कुछ ऐसे भी नेटवर्क मार्केटर से मिला हूँ जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस बनाया और फिर सब कुछ गंवा दिया। क्यों? एक बार फिर इसका जवाब आपको भावात्मक बुद्धि में मिलेगा। रे नाम का व्यक्ति उस सफल नेटवर्क मार्केटर का एक उदाहरण है जो बाद में असफल हुआ। रे दक्षिण कैलिफोर्निया में रहता था। वो कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद एक हेल्थ फूड स्टोर चेन के लिए काम करने लगा और उससे जल्दी ही इसका स्टोर मैनेजर बना दिया गया। रे के पास चूँकि बायोकेमिस्ट्री की डिग्री थी, इसलिए उसकी स्वास्थ्य में बेहद रुचि थी। एक दिन एक ग्राहक अंदर आया और उसने रे को हेल्थ प्रोडक्ट की नई श्रृंखला दिखाई। रे ने उस प्रोडक्ट का प्रयोग किया और पाया कि ये बहुत अच्छे हैं। रे तत्काल अपने बॉस के पास गया और उसने पूछा कि क्या वह उन्हें अपने स्टोर में रख सकता है। बॉस ने कहा नहीं। धैर्यहीन और आवेगपूर्ण स्वभाव का होने के कारण रे ने तत्काल अपनी नौकरी छोड़ दी और उसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर में शामिल हो गया। 3 साल तक रे ने बिजनेस का अध्ययन किया और इसे सीखा। वह कुछ वर्षों तक आर्थिक रूप से संघर्ष करता रहा और तभी अचानक बत्तियां जल गई। रे ने ई क्वाड्रेट की मानसिकता को छोड़कर बी क्वाड्रेट की मानसिकता हासिल कर ली। उसका बिजनेस धमाके के साथ बढ़ गया और जल्दी ही वह एक सप्ताह में उससे अधिक धन कमा रहा था जितना वह हेल्थ फूड स्टोर में अपनी 1 साल की नौकरी में कमा पाता।
जल्दी ही रे मंच पर इस बिजनेस में आने वाले सभी नए लोगों से बातें करने लगा। वह नया स्टार था। समस्या यह थी कि स्टेज पर स्टार बनना उसके दिमाग पर चढ़ गया। वह घमंडी और अति आत्मविश्वासी हो गया, जो कम भावात्मक बुद्धि का परिचायक है। वह उन लोगों से बहस करने लगा जिन्होंने उसे यह बिजनेस करना सिखाया था। उसे लगता था कि वह उन लोगों से ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा अच्छी कार थी, ज़्यादा अच्छा घर था और उसके पास ज़्यादा पैसा आ रहा था। पैसे ने दरअसल उसके दिमाग को बौरा दिया था। एक नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू हो रहा था। उसके पास भी एक उत्कृष्ट हेल्थ प्रोडक्ट लाइन थी और वे रे जैसे सितारों की तलाश में थे, जो अपनी पुरानी कंपनी से दल बदल करके उसकी कंपनी में आ जाएं। रे को इस बात के लिए राजी करने में नए बिजनेस मालिकों को ज़्यादा समय नहीं लगा कि वह पुरानी स्थापित कंपनी को छोड़कर उनकी कंपनी में आ जाए। रे ने यह छलांग इसलिए लगाई क्योंकि यह सबसे नीचे की सीढ़ी से शुरू करना चाहता था, जल्दी शुरू करना चाहता था और ज़्यादा बड़े बिजनेस को अधिक जल्दी बनाना चाहता था। रे ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को भी अपने साथ मिला लिया। 3 साल बाद रे दिवालिया हो चुका था। क्यों? मेरी समझ से इसके 2 कारण हैं। एक तो यह कि नई कंपनी के मालिक भी रे जैसे ही थे, उनमें भी धैर्य नहीं था और वे भावावेग में काम करते थे। वे भी बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। दूसरा कारण यह है कि रे की ही तरह नई कंपनी मालिक भी धन के खराब मैनेजर थे, जो चमक धमक और दिखावा में विश्वास करते थे, जो पैसे उछालते थे और अर्थहीन बातें करते थे। अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के बजाय और रियल एस्टेट में दोबारा निवेश करने के बजाय, यानी असली संपत्ति हासिल करने के बजाय, उन्होंने संपत्ति के प्रतीकों को खरीदा। क्या आपको याद है कि इस अध्याय के शुरू में मैंने यह जिक्र किया है कि गरीब लोग अक्सर असली मूल्यवान चीज़ों के साथ असहज अनुभव करते हैं। रे और नए बिजनेस के संस्थापक इसी श्रेणी में आते हैं। हमेशा मेरा विश्वास है कि रे और नई कंपनी के मालिक असली संपत्ति खरीदने में असफल हुए। इसके बजाय उन्होंने तेज कारें खरीदी, तेज महिलाएं पसंद की और तेज गति से वे बिजनेस से बाहर चले गए और दिवालिया हो गए। एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आज रे एक नए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से दूसरे नए मार्केटिंग बिजनेस में छलांग लगाता फिर रहा है। हर बार जब मैं उसे देखता हूँ, उसके पास एक नया बिजनेस अवसर होता है और प्रमोट करने के लिए एक नई प्रोडक्ट लाइन होती है। रे ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लिया, परंतु वह इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया। वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसकी भावनाएं उसके विचारों पर हावी हो गई। मेढक न बने। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ बदलना गलत है। मैं जानता हूँ कि ऐसा होता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कई लोग रे की तरह होते हैं, जो आदर्श बिजनेस, आदर्श प्रोडक्ट लाइन और आसान पैसे की तलाश में इस कंपनी से उस कंपनी की तरफ छलांग लगाते रहते हैं। कई लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी भावात्मक बुद्धि को विकसित करने में असफल रहते हैं, जो मेरी राय में इस बिजनेस में उतरने के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरे शब्दों में, किसी कंपनी को छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते आपके पास भावात्मक कारणों के बजाय ठोस और सही कारण हो। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर छलांग लगाना मेढकों के लिए अच्छा हो सकता है, परंतु यह बिजनेस मालिकों के लिए अच्छा नहीं होता। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, मेढक होने के साथ यह समस्या है कि न सिर्फ आपको अपना पूरा दिन कीड़ों का पीछा करने में बिताना होगा, बल्कि आपको उन कीड़ों को खाना भी होता है जिन्हें आपने पकड़ा है। संदेश यह है, एक बार आपको कोई ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिल जाए जो आपके लिए सही हो, तो उस बिजनेस को और अपने आप को इकट्ठे विकसित होने का समय दे। कीड़ों का पीछा करने वाले मेढक की तरह न बने। सफल नेटवर्क मार्केटर्स अधिक सफल क्यों बनते हैं? यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी मुलाकात कुछ बेहद सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिकों से हुई। कई मुझसे और यहाँ तक कि मेरे अमीर डैडी से भी बहुत अधिक सफल थे। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का फार्मूला भी वही था जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। फार्मूला यह है: पहला, बिजनेस बनाओ। ज़मीन से बिजनेस को ऊपर उठाने में आमतौर पर 5 साल का समय लगता है। मैं जानता हूँ कि इससे कम समय भी लग सकता है और इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। बहरहाल, कोई भी बिजनेस एक बच्चे की तरह होता है, उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। दूसरा, बिजनेस से दोबारा निवेश करें।
यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रे और कई दूसरे लोग इसे करना पसंद नहीं करते। अपनी पूंजी का दोबारा निवेश करने के बजाय उन्हें जितना पैसा मिलता है वे उतनी ही तेजी से उसे खर्च कर देते हैं। वे जल्दी ही क्रेडिट पर खरीदते हैं, नई कारें, नए घर, नए कपड़े, अच्छी छुट्टियां इत्यादि। अपने बच्चों को पढ़ने में मदद करने के बजाय वे उस बच्चे के लंच मनी को चुरा लेते हैं और बच्चा भूख से मरने लगता है। दुर्भाग्य से रे जैसे लोगों की कहानियां हर बिजनेस में बहुत आम है। अमेरिका में इतने कम लोगों के अमीर होने का, चाहे बाकी लोग बहुत सा पैसा कमा लें, एक प्रमुख कारण यह है कि वे अपने बच्चों के लंच मनी को खिलौने पर और उन चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जिससे उसके अहम को तुष्टि मिलती है। किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश किया जाता है? एक पारंपरिक बिजनेस के रूप में richdad.com दोबारा निवेश कर रही है। हमारी वेबसाइट सुधारने, लाइव वेब गेम कैश फ्लो 101 और कैश फ्लो फॉर किड्स बनाने, स्कूलों को मुफ्त दिए जाने वाले गेम्स और स्कूल पाठ्यक्रम बनाने में लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। यह इस बात के उदाहरण है कि पारंपरिक बिजनेस किस तरह बिजनेस में दोबारा निवेश करते हैं। कुछ और उदाहरण हो सकते हैं वेयर हाउस बनाना, कुछ और ट्रक खरीदना या राष्ट्रीय विज्ञापन में पैसे खर्च करना इत्यादि। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोबारा निवेश करने का यह अर्थ हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को 10 लोगों से फैलाकर 20 लोगों तक ले जाएं। इसका यह अर्थ भी हो सकता है कि आप अपनी लाइन डाउन को ज़्यादा गहराई तक जाने में मदद करें और इसके लिए अपना कुछ समय दें। अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एक बढ़िया बात यह है कि इनमें आपको अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं होती। आखिरी बिंदु यह है कि सच्चा बिजनेस मालिक बनाने के लिए निवेश करना और दोबारा निवेश करना कभी बंद नहीं करता। किसी भी बिजनेस में बहुत से लोग इसलिए प्रचुर संपत्ति हासिल नहीं कर पाते क्योंकि अपने बिजनेस में लगातार दोबारा निवेश नहीं करते। तीसरा, रियल एस्टेट में निवेश। रियल एस्टेट क्यों? 2 कारण है। एक तो यह कि टैक्स कानून उन बिजनेस मालिकों के पक्ष में बनाए गए हैं जो रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। परिशिष्ट वाले अध्याय में मेरी टैक्स सलाहकार डियान कैनेडी यह बताती हैं कि किस तरह रियल एस्टेट और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा कारण यह है कि आपका बैंकर आपको रियल एस्टेट के लिए हंसते हंसते लोन दे देगा। आप अपने बैंकर से जरा पूछकर देखें कि क्या वो आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक पर 6.5% की दर से 30 साल का लोन देगा। वे लोग आपको अपनी बैंक से हंसते हंसते भगा देंगे। एक चेतावनी, मैं आपको पहले बिजनेस बनाने का सुझाव इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में निवेश करने में समय, शिक्षा, अनुभव और धन लगता है। अगर आपके पास अतिरिक्त स्थायी आय और टैक्स लाभ नहीं है जो भी कोऑर्डिनेट बिजनेस के साथ आते हैं तो रियल एस्टेट या तो बहुत जोखिम भरा है या फिर बहुत धीमा है। यह बहुत जोखिम भरा इसलिए है क्योंकि रियल एस्टेट में गलतियाँ, खासकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में की गई गलतियाँ बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग रियल एस्टेट में अमीर बनने में इसलिए असफल रहते हैं या वे बहुत धीमे अमीर इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनके पास वो अतिरिक्त कैश नहीं होता जो बिजनेस मालिकों के पास अक्सर होता है। यथार्थ में सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट सौदे आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपको रियल एस्टेट्स के वही सौदे मिलेंगे जिनमें पैसे वाले लोगों की कोई रुचि नहीं है। आज मैं कई लोगों से मिलता हूं जो डाउन पेमेंट किए बिना रियल एस्टेट निवेशों की तलाश में हैं। हालांकि ऐसे सौदे मौजूद हैं, परंतु वे ऐसे सौदों की सिर्फ इसलिए तलाश करते हैं क्योंकि उनके पास डाउन पेमेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप में रियल एस्टेट की शिक्षा, अनुभव और धन का अभाव है तो डाउन पेमेंट के बिना किया गया निवेश आपके जीवन का सबसे महंगा निवेश साबित हो सकता है। इसलिए पहले बिजनेस बनाइए, फिर बिजनेस में दोबारा निवेश कीजिए और तीसरे नंबर पर रियल एस्टेट खरीदिए। चौथा, विलासिता की वस्तुएं खरीदिए। हमारी वैवाहिक ज़िंदगी में ज़्यादातर समय किम और मैं बड़े घर में नहीं रहे या बहुत शानदार कारों में नहीं घूमे। वर्षों तक हम एक छोटे घर में रहे जिसकी मॉर्गेज पेमेंट में हमें $400 प्रति माह की लागत आई थी। हालांकि हम उस छोटे से घर में रहते थे और सामान्य कार्य चलाते थे, परंतु हम उस समय अपना बिजनेस बना रहे थे और रियल एस्टेट में निवेश कर रहे थे। आज हम एक ज़्यादा बड़े घर में रहते हैं और हम दोनों के पास कुल मिलाकर 6 कारें हैं, परंतु हमारे पास अपनी संपत्तियों जैसे बिजनेसों और रियल एस्टेट में बहुत धन भी आ रहा है। मेरे अम्मी डैडी का मार्गदर्शक सिद्धांत था, बिजनेस बनाओ,
अपने बिजनेस में दोबारा निवेश करो ताकि वह बढ़ता रहे। रियल एस्टेट में निवेश करो और फिर अपने बिजनेस और रियल एस्टेट की मदद से अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदो। दूसरे शब्दों में, पहले अपनी संपत्तियों को बनाने या खरीदने में मेहनत करो और फिर अपनी संपत्तियों को अपने लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदने दो। आज किम और मेरे पास एक बड़ा घर है और 6 कारें हैं, परंतु हमें बाकी ज़िंदगी काम इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास नौकरियां नहीं, संपत्तियां हैं। आज हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि काम करना हमें अच्छा लगता है। यही नहीं, हम इसलिए ज़्यादा अमीर बनते गए क्योंकि हम अमीर डैडी की असली संपत्ति और लगातार बढ़ती संपत्ति के आसान 4 कदमों के फार्मूला पर चले थे। हमने बिजनेस बनाया, बिजनेस में दोबारा निवेश किया गया, रियल एस्टेट में निवेश किया और फिर हमारी संपत्तियों ने हमारे लिए विलासिता की वस्तुएं खरीदी। अधिकांश लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? अधिकांश लोग इस योजना पर क्यों नहीं चलते जबकि यह एक आसान योजना है? अधिकांश प्रकरणों में इसका जवाब भावात्मक बुद्धि में मिलता है। ज़्यादातर लोगों में इस योजना का पालन करने के लिए आवश्यक धैर्य, अनुशासन और संतुष्टि में विलंब की इच्छा का अभाव होता है। अधिकांश लोग पैसा कमाते हैं और उसे खर्च कर देते हैं। इसलिए यह मानसिक आईक्यू या फाइनेंशियल आईक्यू का मामला नहीं है, यह भावात्मक आईक्यू का मामला है। वास्तव में तीनों आईक्यू में फाइनेंशियल आईक्यू सबसे आसान है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बहुत सारे लोग जो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते अमीर क्यों बन जाते हैं। इसलिए मेरे विचार से फाइनेंशियल आईक्यू को भावात्मक आईक्यू से जोड़ देना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस बुद्धि को विकसित करने में किसी की भी मदद कर सकता है। आप पेपर एसेट्स क्यों खरीदते हैं? कई लोग मुझसे पूछते हैं, आपने बॉन्ड, स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसे पेपर एसेट्स कब खरीदे? मेरा जवाब मेरे अमीर डैडी का जवाब है। परसों पहले अमीर डैडी ने मुझसे कहा था, सबसे अच्छा एसेट्स होता है बिजनेस। मैं बिजनेस को नंबर 1 पर सिर्फ इसलिए रखता हूँ क्योंकि यह वह सबसे अच्छा एसेट्स है जिसके आप स्वामी होते हैं, बशर्ते आप इसके स्वामी होने लायक स्मार्ट हों। दूसरा है रियल एस्टेट्स और तीसरे हैं पेपर एसेट्स। पेपर एसेट्स के आखिरी होने का कारण यह है कि वे खरीदने में सबसे आसान हैं, परंतु उनका स्वामी होना सबसे जोखिम भरा है। अगर आप पेपर एसेट्स के जोखिम भरे होने में विश्वास नहीं करते तो जाइए और अपने बैंकर से उन्हें खरीदने के लिए 30 साल का मॉर्टगेज लोन देने की बात करके देखिए। इसलिए आज लोगों को मैं जो जवाब देता हूँ वह मेरे अमीर डैडी का जवाब है। पेपर एसेट्स सबसे आखिर में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें खरीदना सबसे आसान है, परंतु उनका स्वामी बनना सबसे जोखिम भरा है। एक और कारण यह है कि मैं किसी बिजनेस या रियल एस्टेट में ज़बरदस्त घाटे का बीमा करा सकता हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के शेयरों का बीमा कैसे कराया जाता है और म्यूचुअल फंड का पर बीमा होता है। यह मैंने आज तक कभी नहीं सुना, पर ऐसा हो सकता है। लोग अपनी नौकरी में खुश क्यों नहीं होते? मेरा एक दोस्त प्रशिक्षित और अनुभवी मानसिक स्वास्थ्य कर्मी है। उसने मुझसे कहा कि सुख का एक कारण नियंत्रण है। आपका जितना नियंत्रण होगा आप उतने ज़्यादा सुखी होंगे। दूसरी ओर, अगर आप नियंत्रण से बाहर हैं या आप नियंत्रण खो देते हैं तो आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। उसने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जो हवाई अड्डे की तरफ कार में तेज़ी से जा रहा है और अचानक वह 1 मील लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता और वह ट्रैफिक में रेंगता रहता है। उसे एहसास होता है कि उसका हवाई जहाज़ छूट जाएगा और उसका खुशनुमा मूड काफूर हो जाता है। यह आदमी सिर्फ इसलिए दुखी बन जाता है क्योंकि उसका ट्रैफिक जाम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका सबक संक्षेप में यह है, नियंत्रण और सुखी करीब रूप से जुड़े हुए हैं। इस अध्याय के शुरू में दिए गए रेडियो इंटरव्यू में फ़ोन करने वाले व्यक्ति की तरफ लौटते हुए मैं यही कहूँगा कि वह सुखी नहीं था। मुझे लगता है कि वह दुखी इसलिए है क्योंकि उसने अपने परिवार पर नियंत्रण खो दिया है। हालांकि उसे लगता है कि उसके पास एक सुरक्षित नौकरी है, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसने स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेशों पर नियंत्रण खो दिया है। आज दुनिया में खासकर स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद और अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बाद और 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद कई लोग यह महसूस करते हैं कि उन्होंने नियंत्रण खो दिया और इसी वजह से वे दुखी हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाने और फिर रियल एस्टेट में निवेश करने का एक बहुत बड़ा लाभ यह है कि यह दोनों कार्य आपको
अपने जीवन पर दोबारा नियंत्रण प्रदान करते हैं, और आपका जितना अधिक नियंत्रण होगा आपके पास उतना ही अधिक सुख होगा, और सुख आपके जीवन में एक बहुमूल्य भावना है। संक्षेप में तो सवाल यह है, क्या आप धन के लिए काम कर रहे हैं या संपत्ति के लिए काम कर रहे हैं? अगर आप संपत्ति के लिए काम करना शुरू करना चाहते हैं तो मेरे पास 2 सुझाव है। नीचे दिए हुए कैश फ्लो क्वाड्रेंट को देखते हुए मैं सुझाव देना चाहूँगा कि अपने खाली समय में अगर आप अगले 3 से 5 सालों तक यह दोनों करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपका आर्थिक भविष्य उससे अधिक उज्जवल होगा, जो उस स्थिति में होता है जब आप वही करते हैं जो अधिकांश लोग कर रहे हैं, यानी नौकरी की सुरक्षा को कसकर पकड़े रहते और म्यूचुअल फंड में धन निवेश करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने फाइनेंशियल या वित्तीय जीवन का नियंत्रण किसी और के हाथ में दे देता है तो वह सुखी कैसे रह सकता है? इसके अलावा कुछ सालों में अगर आप बी और आई क्वाड्रेंट में सफल हो जाते हैं तो आप धन के लिए काम करने के बजाय संपत्ति के लिए काम करेंगे। अगला फायदा, अगले अध्याय में यह पुस्तक बताएगी कि आपके सपनों के सच होने का मूल्य क्या है। जिन्होंने कैश फ्लो 101 खेला है उन्हें याद होगा कि वह खेल शुरू करने से पहले हर एक को अपना सपना चुनना होता है। अमीर डैडी हमेशा कहते थे, अपने सपनों से शुरू करो और फिर उसके पीछे की तरफ काम करो। मैंने सबसे अच्छी बात को सबसे आखिर में इसलिए कहा क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप अपने जीवन में प्रचुर संपत्ति हासिल कर सकते हैं, इसलिए शायद आप ज़्यादा बड़े सपने देखना चाहें। अध्याय 10, अपने सपनों का जीवन बीमा। कई लोगों के पास सपने नहीं होते, मेरे अमीर डैडी ने कहा। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि सपनों में पैसे खर्च होते हैं। सपनों को फिर से जगाते हुए मेरी पत्नी किम और मैं एक सभा में गए जहां एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का अग्रणी लीडर अपने 17,000 वर्ग फुट पर बने महल, 8 कारों के गैरेज और उनमें खड़ी होने वाली 8 कारों, उसकी लिमोसीन और इसी तरह के दूसरे विलासिता के सामानों का प्रदर्शन कर रहा था। घर और आलीशान वस्तुएं प्रभावित करने वाली थी, परंतु मुझ पर इससे भी ज़्यादा प्रभाव इस बात का पड़ा कि घर जिस घर में वह रहता था उस सड़क का नाम उस आदमी के नाम पर रखा गया था। जब मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह सरकार को इस बात के लिए राजी किया तो उसका जवाब था, यह आसान था, मैंने एक नए स्कूल और लाइब्रेरी बनाने के लिए दान दिया। जब मैंने ऐसा किया तो सरकार ने मुझे इस बात की इजाज़त दे दी कि इस सड़क का मेरे परिवार के नाम पर नाम रखा जाए। इस बिंदु पर मुझे यह एहसास हुआ कि उसका सपना मेरे सपने से बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने कभी यह सपना देखा ही नहीं कि मेरे नाम पर किसी सड़क का नाम रखा जाए या मैं कभी स्कूल और लाइब्रेरी बनवाने के लिए दान दूँ। उस रात को उसके घर से लौटते समय मैंने यह महसूस किया कि मुझे अपने सपनों का आकार बढ़ाना चाहिए। अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में मैंने यह महत्वपूर्ण फ़ायदा देखा कि वे सपनों के लिए काम करने के महत्व पर जोर देती हैं और उन्हें पूरा करने में आपकी मदद करती हैं। हम जिस आदमी के आलीशान घर को देखते हैं वह केवल दिखावे के लिए अपने घर की नुमाइश नहीं कर रहा था। वह और उसकी पत्नी लोगों को अपने जीवन शैली के बारे में इसलिए बता रहे थे ताकि दूसरे लोग अपने सपनों को जीने के लिए प्रेरित हो सकें। बात बड़े घर या कारों की या उनकी कीमत की नहीं थी, बात तो अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देने की थी। सपनों की हत्या कर देना। रिच डैड पुअर डैड में मैंने लिखा है कि मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे, हम इसे खरीद नहीं सकते। मैंने यह भी लिखा है कि मेरे अमीर डैडी ने अपने पुत्र और मुझे इस तरह की बातें करने से मना किया था। इसके बजाय वे हमसे यह कहने की उम्मीद करते थे, मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ। हालांकि दोनों ही वाक्य साधारण हैं, परंतु मेरे अमीर डैडी की नज़र में दोनों में बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण फ़र्क है। उनका कहना था, खुद से यह पूछने से कि मैं इसे किस तरह से खरीद सकता हूँ, आपको बड़े सपने देखने की अनुमति मिल जाती है। अमीर डैडी यह भी कहते थे, ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपके सपनों की हत्या करना चाहते हों। इससे बुरा कुछ भी नहीं है कि आपका कोई दोस्त या प्रियजन आपके सपने की हत्या कर दे। ऐसे लोग जो अनजान में या जानबूझकर इस तरह की बातें कर देते हैं, तुम यह नहीं कर सकते। दूसरा, यह बहुत जोखिम भरा है। क्या तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग इसमें असफल हो जाते हैं? तीसरा, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम्हारे दिमाग में इस तरह के विचार कहाँ से आ जाते हैं? चौथा, अगर यह इतना बढ़िया विचार है तो इसके पहले किसी और ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? पाँचवा, अरे मैंने सालों पहले ऐसा करके देखा है। मैं तुम्हें बता दूं कि यह कभी सफल नहीं होगा। मैंने यह देखा है कि जो लोग दूसरों के सपनों की हत्या करते हैं
वे लोग वही होते हैं जिन्होंने पहले अपने सपनों की हत्या कर दी है। सपने क्यों महत्वपूर्ण हैं? मेरे अमीर डैडी ने सपनों के महत्व को इस तरह समझाया था। अमीर होना और बड़े घर में रह पाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप लक्ष्य का पीछा करें, सीखें, बड़े घर को हासिल करने के लिए अपनी व्यक्तिगत शक्ति को विकसित करने का प्रयास करें। बड़े घर को हासिल करने की प्रक्रिया में आपके साथ क्या होता है यह महत्वपूर्ण है। जो लोग छोटे सपने देखते हैं वे छोटे लोगों की तरह ही ज़िंदगी बिताते हैं। जैसा मेरे अमीर डैडी का कहना था, घर महत्वपूर्ण नहीं था। मेरी पत्नी किम और मैं दो बहुत बड़े घरों के मालिक रह चुके हैं और मैं मानता हूँ कि घर का आकार या अमीर होना महत्वपूर्ण नहीं था, सपने का आकार महत्वपूर्ण था। जब मेरी पत्नी और मैं दिवालिया हो गए तब हमने यह लक्ष्य बनाया कि जब हमारे पास $10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे तब हम एक बड़ा घर खरीद लेंगे। जब हमारे बिजनेस से हमने $10 लाख से ज़्यादा की कमाई हुई तो हमने पहला बड़ा घर खरीदा और फिर इसे जल्दी ही बेच दिया। हमने इसे बेच दिया क्योंकि हम एक नए सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ गए थे। दूसरे शब्दों में, घर खरीदना और $10 लाख कमाना हमारा सपना नहीं था। घर और पैसा तो इस बात के प्रतीक थे कि अब हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आज हमारे पास एक बार फिर एक बड़ा घर है और एक बार फिर हमारा घर उस सपने का प्रतीक है जिसे हमने हासिल कर लिया है। हमारा बड़ा घर हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना तो खुद को उस प्रक्रिया से ले जाना है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अमीर डैडी से इस तरह से कहा करते थे, बड़े लोग बड़े सपने देखते हैं और छोटे लोग छोटे सपने देखते हैं। अगर आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने सपने का आकार बदलने से शुरुआत करनी होगी। जब मैं कंगाल हुआ और मैंने अपनी ज़्यादातर संपत्तियां गंवा दी तो मेरे अमीर डैडी ने कहा, इस अस्थायी आर्थिक झटके के कारण अपने सपने का आकार कम मत होने देना। तुम्हारे सपने की झलक ही तुम्हें ज़िंदगी के इस कठिन दौर से बाहर निकाल कर ले जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, कंगाली अस्थायी होती है जबकि गरीबी अस्थायी होती है। चाहे आप कंगाल हो पर अमीर बनने के सपने देखने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता। कई गरीब लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखना छोड़ दिया है। अलग अलग किस्म के स्वप्नदर्शी। जब मैं हाई स्कूल में था तब मेरे अमीर डैडी ने मुझे समझाया कि सपने देखने वाले लोग 5 किस्म के होते हैं। पहला, स्वप्नदर्शी जो अतीत के सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी महानतम उपलब्धियां अतीत में होती है। टीवी पर आने वाले सीरियल मैरिड विथ चिल्ड्रेन का अल बंडी ऐसे व्यक्ति का एक बढ़िया उदाहरण है जिसके सपने अतीत में टूट गए। जिन लोगों ने यह सीरियल नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि अल बंडी एक ऐसा आदमी है जो अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता है जब वह एक फुटबॉल स्टार हुआ करता था और उसने एक महत्वपूर्ण खेल में 4 गोल किए थे। यह एक ऐसे आदमी का उदाहरण है जो अतीत के सपने देखता है। अमीर डैडी कहते थे, जो आदमी अतीत के सपने देखता है वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी ज़िंदगी खत्म हो चुकी है। फिर से जिंदा होने के लिए उस आदमी को अपने भविष्य का कोई सपना देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल भूतपूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ही अपने अतीत के सपने देखते हैं या सिर्फ उन्हीं की ज़िंदगी खत्म हो गई है। इस तरह के और भी लोग होते हैं, जैसे वे लोग जो अभी स्कूल में अच्छे नंबर लाने की, अच्छे यूनिवर्सिटी में से स्नातक होने की, सेना में रहने की बात याद कर के खुश होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका सर्वश्रेष्ठ समय निकल चुका है। दूसरा, स्वप्नदर्शी जो केवल छोटे सपने देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, इस तरह के स्वप्नदर्शी केवल छोटे सपने देखते हैं क्योंकि वे विश्वास करना चाहते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं। समस्या यह है कि हालांकि वे जानते हैं कि वे उन्हें हासिल कर सकते हैं, परंतु दरअसल वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। इस तरह के स्वप्नदर्शी होने का मतलब मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक मैंने एक आदमी से एक दिन यह नहीं पूछा, अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो तो आप कहाँ जाना चाहोगे? उसका जवाब था, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए कैलिफोर्निया जाना चाहूँगा। मैंने उसे 14 साल से नहीं देखा है और मेरी उससे मिलने की बहुत इच्छा है, खासकर तब जब उसके छोटे बच्चे अभी छोटे हैं। यह यात्रा मेरे लिए एक सपना है। इस पर मैंने कहा, परंतु उसमें तो केवल $500 का खर्च आएगा। आप आज ही उस यात्रा पर जा सकते हैं। मैं जाऊँगा पर आज नहीं, अभी तो मेरे पास वक्त ही नहीं है। इस आदमी से मिलने के बाद मैंने महसूस किया कि इस तरह के स्वप्नदर्शी मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा संख्या में ही होते हैं। ये लोग ऐसे सपनों के साथ जीते हैं जो वे जानते हैं कि हालांकि वे हासिल कर सकते हैं, परंतु इसके बाद भी वे अपने सपनों को हासिल नहीं करते।
बाद में आप इन लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं, मुझे यह वर्षों पहले कर देना चाहिए था, परंतु मैं यह कभी नहीं कर पाया। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, इस तरह के स्वप्नदर्शी प्रायः सबसे खतरनाक होते हैं। वे कछुए की तरह जिंदगी बिताते हैं और जरा सी समस्या आने पर अपने आरामदेह खोल में घुस जाते हैं। अगर आप उनके कवच पर प्रहार करेंगे, उसमें झाँक कर देखें तो वे प्रायः अपना मुंह बाहर निकाल कर आपको काट दे लेंगे। यानी इसकी शिक्षा यह है कि आप इस तरह के स्वप्नदर्शी कछुओं को उनकी पसंद के सपने देखने दें। ज़्यादातर लोग वैसे भी कहीं नहीं जा रहे हैं और उनसे इससे कोई खास परेशानी भी नहीं है। तीसरा, स्वप्नदर्शी जिन्होंने अपने सपने हासिल कर लिए हैं और नया सपना नहीं बनाया है। मेरे एक दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था, 20 साल पहले मैंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। मैं डॉक्टर बन गया, पर अब मैं ज़िंदगी से बोर हो चुका हूँ। मुझे डॉक्टर बनने में आनंद तो आता है, परंतु कोई चीज़ है जिसकी मुझे कमी खलती है। यह एक ऐसे आदमी का उदाहरण है जिसने सफलतापूर्वक अपने सपने को हासिल कर लिया है और उसके बाद भी वो अपने उसी सपने में जीवन बिता रहा है। बोरियत आमतौर पर इस बात की निशानी होती है कि अब एक नया सपना देखने का वक्त आ गया है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, कई लोग उन प्रोफेशनों में हैं जिनके वे हाई स्कूल में सपने देखा करते थे। समस्या यह है कि हाई स्कूल से निकले हुए उन्हें कई साल गुजर चुके हैं। अब एक नया सपना देखने और नए रोमांच का वक्त आ गया है। चौथा, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने तो देखते हैं परंतु उन्हें हासिल करने की योजना नहीं बनाते, इसलिए अंत में वे कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लगता है कि इस तरह के किसी न किसी आदमी को हम सभी लोग जानते होंगे। ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। मेरे दिमाग में एक बढ़िया योजना आई। मैं आपको अपनी नई योजना बताना चाहता हूँ। या इस बार में मैं चीज़ों को अलग तरह से करूँगा, या अब मैं बदलने जा रहा हूँ, या अब मैं ज़्यादा कड़ी मेहनत करूँगा, अपने बिल चुका दूंगा और निवेश करूंगा। या मैंने अभी अभी सुना है कि एक नई कंपनी शहर में आ रही है और उन्हें किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जिनकी योग्यताएं मेरी तरह हो। यह मेरे लिए बहुत बढ़िया मौका साबित हो सकता है। मेरे अमीर डैडी कहते थे, बहुत थोड़े लोग अपने दम पर अपने सपनों को हासिल कर पाते हैं। इस तरह के लोग अक्सर बहुत ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं, परंतु वे अपने दम पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बड़े सपने तो देखते रहना चाहिए, परंतु एक ऐसी योजना और एक ऐसी टीम बना लेनी चाहिए जो उनके सपनों को सच करने में उनकी मदद कर सके। पाँचवां, स्वप्नदर्शी जो बड़े सपने देखते हैं उन सपनों को हासिल कर लेते हैं और फिर और बड़े सपने देखने लगते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें से ज़्यादातर इस तरह के व्यक्ति बनना चाहेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं तो ऐसा बनना चाहूँगा। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अपना सर्वेक्षण कर रहा था तो मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ यह हुई कि मैं और बड़े सपने देखने लगा। यह बिजनेस लोगों को बड़े सपने देखने के लिए और उन बड़े सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि कई परंपरागत कंपनियां यह नहीं चाहती कि उनके कर्मचारी निजी सपने देखें। कई बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनका दोस्त या जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं वह कंपनी उस व्यक्ति के सपनों की जानबूझकर हत्या कर देती है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि यह उद्योग ऐसे लोगों से मिलकर बना है जो सचमुच चाहते हैं कि लोग बड़े सपने देखें और फिर यह बिजनेस योजना बनाने, प्रशिक्षण देने, अनुशासित करने और समर्थन देने में उन लोगों की सहायता करता है ताकि वे अपने सपनों को सच कर सकें। संक्षेप में, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने बड़े सपने देखे हैं और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सपने देखने वाले दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके लिए ही बना है। आप शुरुआत में तो इस बिज़नेस के पार्ट टाइम कर सकते हैं, फिर जब आपका बिज़नेस बढ़ जाए तो पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू करने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह एक ऐसा फ़ायदा है जो हर एक को मिलना ही चाहिए। एक बिज़नेस और इस बिज़नेस के वे लोग जो दूसरे लोगों के सपने को सच करने में उनकी मदद करते हैं। आपके बड़े सपने क्या हैं? इस समय यह महत्वपूर्ण है कि आप सोचने, सपने देखने और अपने सपनों को लिखने के लिए 1 मिनट ठहर जाएं। नीचे दी जगह में आप खुद की गहराई में झांकें और अपने सपनों को कागज़ पर लिख लें। जब आप अपने सपनों को लिख लें तो आप शायद अपने सपनों के बारे में किसी से चर्चा करना चाहोगे जो आपकी मनचाही चीज़ें हासिल करने में आपको सहयोग देगा। वह व्यक्ति वो हो सकता है जिसने आपको यह पुस्तक दी। कुछ जोड़े गए फायदे। यहाँ पर मेरे व्यक्तिगत अध्याय खत्म होते हैं जो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के 8 छुपे हुए फायदे हैं। पीछे 3 अतिरिक्त छुपे हुए फायदे दिए गए हैं। मेरे जीवन की 3 महत्वपूर्ण महिलाएं इन अतिरिक्त छुपे हुए फायदों के बारे में बता रही हैं। ऐसे फायदे जो बिजनेस बनाने में उनके हिसाब से महत्वपूर्ण है। पहली है मेरी पत्नी किम। किम ने विवाह और बिजनेस के लाभ के बारे में लिखा है। दूसरी है मेरी बिजनेस पार्टनर और रिच डैड पुस्तकों की सह-लेखिका शेरान एल लेक्टर। शेरान ने पारिवारिक बिजनेस बनाने के प्रभाव के बारे में लिखा है।
उनका पुत्र फिलिप richdad.com के बिजनेस में काम करता है और वह इस बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ है। इस तरह शेरान को, जो एक प्रतिभाशाली बिजनेसमैन युवक, अपने पुत्र को बिजनेस की दुनिया में शिक्षित करने और उनका मार्गदर्शन करने में अधिक समय देने का लाभ मिल रहा है। तीसरी है मेरी टैक्स सलाहकार डियान कैनेडी। डियान कैनेडी टैक्स लूपहोल्स के छिपे हुए लाभ बताएंगी जो पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मिल सकते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, टैक्स हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खर्च होता है और अगर हम टैक्स में कुछ पैसा बचा लेते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारे बिजनेस, हमारे निवेश, हमारे जीवन और खुद हमारे लिए अधिक धन होगा। विवाह और बिजनेस। किम कियोसाकी। रॉबर्ट और मेरी डेटिंग फरवरी 1984 में होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई थी। उस शाम पहली डेट पर उसने मुझसे पूछा था, आप जीवन में क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा था, मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ। उस वक्त मैं होनोलुलु में एक मैगजीन संभाल रही थी। रॉबर्ट ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सिखा सकता हूँ जो मैं जानता हूँ और जो मेरे अम्मी डैडी ने मुझे सिखाया है। उसी महीने हमने एक नया, मेरा पहला बिजनेस इकट्ठे शुरू किया। हमने एक अनोखा लोगो डिज़ाइन किया, इसे शर्ट और जैकेट पर लगवाया और हमने पूरे अमेरिका में अपने प्रोडक्ट बेचते हुए यात्रा की। इस बिज़नेस का लक्ष्य असली 1 साल की हमारी शिक्षा का खर्च निकालना था। बिजनेस सेमिनार, मीटिंग और देश भर में होने वाली कॉन्फ्रेंस इत्यादि में भाग लेने का खर्च। और हम अपने अगले बिजनेस की तैयारी कर रहे थे जो हम बनाने जा रहे थे। हमने अपना 1 साल का लक्ष्य पूरा कर लिया और अपना शर्ट और जैकेट का बिजनेस बंद कर दिया। हवाई में जो कुछ भी था वह सब हमने दिसंबर 1984 में बेच दिया। हम दक्षिणी कैलिफोर्निया चले गए और यहाँ हमारा नया बिजनेस शुरू हुआ। 2 महीने में ही हमारी सारी बचत खत्म हो गई। हम दिवालिया हो गए थे। हमने एक दोस्त के दरवाजे खटखटाए और रात भर जगह देने का आग्रह किया। हम समुद्र किनारे सोए। कई रातों को तो हम एक पुरानी उधार ली हुई खटारा टोयोटा में भी सोए। मेरे परिवार वालों ने सोचा कि हम लोग पागल हो चुके हैं। हमारे दोस्तों ने सोचा कि हम पागल हो चुके हैं। यही नहीं, कई बार तो हमने भी सोचा कि हम पागल हो चुके हैं। सच कहूँ तो मैं नहीं जानती कि हम इस मुश्किल से सफलतापूर्वक उबर पाए होते अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं होते। ऐसी रातें थी जब हम एक दूसरे को थामा करते थे, तूफान में थोड़ा सहारा हासिल करने के लिए। क्या मैं डरी हुई थी? हाँ। क्या मेरा विश्वास डगमगा रहा था? हाँ। क्या मैंने कभी सोचा कि हम लोग यहाँ नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। बहरहाल हमने संकल्प कर लिया था कि हम लोग चलते रहेंगे और हम चलते रहेंगे। जिस चीज़ ने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हुआ था बिजनेस बनाने का हमारा संकल्प, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था तनख्वाह के लिए दोबारा काम न करने का संकल्प। उस बिंदु पर नौकरी हासिल करना बहुत आसान चीज़ होती। बहरहाल हमारे लिए पीछे लौट जाने की तरह होता। हम जानते थे कि हम क्या चाहते थे। हमें बस उस समय तक इस बात का पूरा पता नहीं था कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए। यह हमारे जीवन में अक्सर होता है। कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि हम पीछे नहीं लौटे। हम अपने सपने पर लगे रहे। हमने अपना बिजनेस बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बिजनेस जो 7 देशों में काम कर रहा है। हमने 1994 में उस बिज़नेस को बेच दिया और आज हमारा समय मुख्य रूप से निवेश करने और रिच डैड बिजनेस में लगा रहता है। मैं सचमुच क्या चाहती थी? एक बात थी जो मैंने रॉबर्ट को डेटिंग वाली पहली रात को नहीं बताई थी। अपने खुद के बिजनेस के साथ मैं एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो मेरा बिजनेस पार्टनर भी हो। बिजनेस बनाना पूरा समय ले लेता है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पार्टनर से दूर होने के बजाय उससे करीब रहूं, क्योंकि अगर हमारे फोकस अलग अलग होंगे तो हम एक दूसरे को कभी ठीक से नहीं समझ पाएंगे और हम अलग अलग दिशाओं में चलते रहेंगे। मैं उन बहुत से विवाहित दंपतियों की तरह नहीं होना चाहती थी जिन्हें मैं रेस्टोरेंटों में देखती थी, जो बस चुपचाप बैठे रहते थे क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कुछ नहीं होता था। रॉबर्ट और मेरी चर्चाएं आनंदमय होती थी, कुंठाजनक होती थी, प्रेमपूर्ण होती थी और झगड़े वाली भी होती थी, परंतु हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सी बातें होती थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यह था कि अपने बिजनेस को बढ़ाते समय मुझे अपने व्यक्तित्व में जो भी विकास नज़र आता था उसे मैं रॉबर्ट के साथ बांट सकती थी। व्यक्तिगत विकास। जब मैं हमारे बिजनेस के पहले वर्ष की तरफ मुड़कर देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वह हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल था। तनाव चरम सीमा तक था। मेरी आत्मा स्वाभिमान आहत हो चुका था और हमारे संबंध हमेशा शांतिपूर्ण नहीं थे। बहरहाल अब मुझे लगता है कि शायद यह हमारे साथ होने वाली सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। इस कठिन समय से गुजरने से हमें वह बनने में मदद मिली जो हम आज हैं। इसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट और मैं आज अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और निश्चित रूप से अधिक स्मार्ट हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा हमारे विवाह का प्रेम, सम्मान और खुशी मेरे सपनों से बढ़कर है। इकट्ठे काम करना
मैं नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में कई दंपतियों को इकट्ठे बिजनेस बनाते हुए देखती हूँ। मेरे हिसाब से यह उन दंपतियों के लिए आदर्श बिजनेस है जो इकट्ठे बिजनेस करना चाहते हैं, और उसके कई कारण हैं। पहला, यह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप दोनों पार्ट टाइम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से घंटे निर्धारित कर सकते हैं। तीसरा, यह उद्योग परिवारों को इकट्ठे बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा, इस बिजनेस में सबसे सफल कई लोग दंपति हैं। पांचवां, कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां जो शिक्षा प्रदान करती है वह दंपतियों को इकट्ठे सीखने और विकास करने का अवसर देती हैं। दंपतियों के लिए यह कुछ बहुत अच्छे लाभ है। ईमानदारी से कहा जाए तो अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस करना हमेशा दुनिया की सबसे आसान चीज़ नहीं होती। हाँ, रॉबर्ट और मेरे बीच भी कुछ मुश्किलें आई, परंतु मैं कहूँगी कि हम दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित हुई। हमने बहुत से बिजनेस इकट्ठे बनाए। वर्षों पहले हमने चर्चा की थी और विचार किया था कि बेहतर होगा कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने मूलभूत बिजनेस बनाएंगे। बहरहाल, जब हमने अपने विकल्पों को तोड़ा तो यह स्पष्ट हो गया कि हम अलग अलग बिजनेस बनाने के बजाय इकट्ठे बिजनेस बनाना चाहते थे। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट और मेरे साझा जो मूल्य हो, साझा लक्ष्य हो और अंततः साझा मिशन हो, क्योंकि हम लोग इकट्ठा सीखते रहना चाहते थे, इसलिए हम इकट्ठे विकसित हो रहे हैं। हमारी तो यह नीति भी है कि अगर हम में से एक किसी शैक्षणिक सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भाग लेता है तो हम दोनों ही उसमें भाग लेते हैं। हमारे लिए यह एक बहुत आनंदमय है कि हम हमेशा अपने बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, ऐसे तरीके खोजते हैं जिससे बिजनेस को बेहतर बनाया जा सके, नए लोगों से मिलते हैं और नए विचारों को आजमाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ काम करना शायद हर एक के लिए जीवन आदर्श न हो, मैं इस बात को समझती हूँ। बहरहाल, मेरे लिए तो मैं इसके अलावा किसी दूसरे विकल्प को पसंद नहीं करती। शुभकामनाओं सहित किम कियोसाकी। पारिवारिक बिजनेस, शेरान एल लेक्टर CPA। बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं। रॉबर्ट और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के कुछ मूलभूत फायदों का जिक्र किया है। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत कम लागत आती है। दूसरा, अधिकांश कंपनियों में किसी औपचारिक शिक्षा या डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा, यह उद्योग हर एक के लिए खुला है, चाहे उसका लिंग, उम्र या जाति कुछ भी हो। चौथा, कंपनियां स्थापित सिस्टम प्रदान करती हैं जो सफल सिद्ध हो चुके हैं और वे आपका बिजनेस बनाने में आपको उनका प्रयोग करने देती हैं। पाँचवां, कई कंपनियां सफल बनने में आपकी मदद करने के लिए अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं। छठवां, कुछ मार्गदर्शक जो बिजनेस में सफल हो चुके हैं आपकी यात्रा में आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सातवां, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ इसे कर सकते हैं। आठवां, बिजनेस मालिक के रूप में आपको कई टैक्स लाभ मिलते हैं जो आपको कर्मचारी के रूप में नहीं मिलते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का एक और महत्वपूर्ण लाभ है। सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यह लाभ परिवार को मिलता है। रॉबर्ट ने मुझसे मेरे व्यक्तिगत अनुभव की रोशनी में परिवार के लाभ के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार बताने के लिए कहा है। मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। मेरे पति माइकल और हमारे बच्चे फिलिप, सैली और रिक मेरे जीवन के केंद्र में हैं। हमारी शादी की शुरुआत में जब माइकल और मैं अपने व्यवसाय में अधिक सफल होने लगे तो हमने पाया कि अपने बिजनेस की मांगों के कारण हम अपने बच्चों के साथ बहुत कम समय बिता रहे थे। हम दोनों को ही काम का नशा था और हम जानते हैं कि इस स्थिति में बदलाव होना चाहिए। माइकल ने ज़्यादा घंटों तक काम करना जारी रखा, परंतु मैंने घर से ही काम करने के तरीके ढूंढ लिए ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय रहूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं अपने व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ साथ मातृत्व की चिंता को भी संतुलित कर सकी। उदाहरण के तौर पर जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मैं पढ़ने में उनकी रुचि के अभाव को लेकर चिंतित थी। इसलिए मैं एक दोस्त के साथ जुड़ गई जिसने बच्चों के लिए बोलने वाली पुस्तकों की खोज की थी। जब हमारा सबसे बड़ा पुत्र फिलिप कॉलेज गया और अपने पहले ही साल में से दिसंबर से पहले वो क्रेडिट कार्ड कर्ज में फंस गया तो मैं टूट गई। CPA के रूप में मुझे लगता था कि मैंने अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखा दिया था, परंतु मेरे पुत्र के अनुभव ने यह साबित कर दिया कि मैंने पर्याप्त अच्छी तरह से नहीं सिखाया था। मैंने अपना ध्यान इस तरफ लगाया कि स्कूली सिस्टम में फाइनेंशियल शिक्षा या वित्तीय शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि मैं उनके पास थी, परंतु मेरे बच्चे अपने डैडी के साथ समय न बिताने का अफसोस किया करते थे और मेरे पति को भी उनके साथ ज़्यादा समय न बिताने का एहसास होता था। हमने कभी कभार ही पारिवारिक छुट्टियों का समय निकाला। हम बहुत सफल थे और सामान्य मानदंडों के अनुसार अमीर भी थे, परंतु इसके बदले में हमें परिवार को समय न दे पाने की कीमत चुकानी पड़ी। हमारे कई मित्रों ने भी खुद को इस स्थिति में पाया।
कि अपने व्यवसाय में जितने ज़्यादा सफल होते थे उनके पास अपने परिवार को देने के लिए उतना ही कम समय होता था। हम सभी ने सोचा कि इस तरह का पारिवारिक जीवन आम था। 3 साल बाद माइकल ने मेरा परिचय रॉबर्ट से कराया और सब कुछ बदल गया। रिच डैड और लेक्टर्स। रॉबर्ट के साथ रिच डैड पुस्तकों, खेलों और अन्य सामग्री को विकसित करने के दौरान माइकल और मैंने अपने बच्चों को भी शामिल करने का अवसर निकाल लिया। उन्होंने हमें देखा कि इस प्रक्रिया में उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। न सिर्फ उन्होंने अपने जीवन में मदद करने वाले रिच डैड के सबक सीखे, बल्कि हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध भी सुदृढ़ हुए, क्योंकि हम इकट्ठे काम कर रहे थे और सीख रहे थे। हमें गर्व भी है और खुशी भी कि फिलिप रिच डैड टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल के साथ काम करना और उसे हमारी कंपनी में आगे बढ़ते हुए देखना बहुत ही अच्छा अनुभव है। कमाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करने का रिच डैड का सबक फिलिप ने सीख लिया है, बल्कि फिलिप ने वह अनुभव तथा ज्ञान भी विकसित कर लिया है जिससे वो कंपनी को इसके अगले स्तर तक ले जाने में मदद कर सकता है। बहरहाल अधिक व्यक्तिगत लाभ यह है कि हमारा पारिवारिक बंधन अधिक मजबूत होता है जब हम इकट्ठे सीखते हैं और एक साझा लक्ष्य की तरफ इकट्ठे काम करते हुए बढ़ते हैं। रिच डैड के संदेश को अपने बच्चों के साथ बांटने का अनुभव अविश्वसनीय रहा है। वह हमारा पारिवारिक बिजनेस बन गया है। अपना खुद का पारिवारिक बिजनेस विकसित करें। इसका नेटवर्क मार्केटिंग से क्या संबंध है? पिछले कुछ सालों में मुझे उन कई अद्भुत और सफल लोगों और परिवारों को जानने का अवसर मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में हैं, और मैंने पाया कि उन सभी में यह गुण एक जैसे थे। पहला, सभी का मूल ध्यान परिवार पर था। दूसरा, सभी को सफलता के कारण हासिल उस अतिरिक्त समय के मूल्य का एहसास था जिसके कारण वे अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाते थे। तीसरा, अपने माता पिता के साथ अनुभव करके बच्चे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लाभों सीखते थे। चौथा, हमने जितनी छुट्टियां मनाई है वे उससे अधिक पारिवारिक छुट्टियां और बिजनेस ट्रिप का आनंद लेते हैं। पाँचवां, बच्चे निष्क्रिय आमदनी और वित्तीय शिक्षा के लाभ को कम उम्र में ही सीख लेते हैं। छठवां, बच्चे अक्सर अपने आप बिजनेस में शामिल होने का विकल्प चुनते हैं। सातवां, कई लोग पारिवारिक लक्ष्य बना लेते हैं और फिर इकट्ठे उस साझा लक्ष्य के लिए काम करते हैं। आठवां, अक्सर एक अभिभावक फुल टाइम नौकरी करना चाहता है जबकि दूसरा अभिभावक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना शुरू कर देता है। नौवां, इस उद्योग की प्रगति ही पारिवारिक एकता और संबंधों को मजबूत करना है। सच्ची संपत्ति धन में नहीं, समय में मापी जाती है। जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे पास उनके साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, और अब जब वे बड़े हो चुके हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में सफल लोगों के परिवार केंद्रित फोकस के लाभ को सचमुच समझ सकती हूँ। ये कितना बड़ा तोहफा है कि आप अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ अपना बिजनेस बना सकते हैं। रिच डैडी संपत्ति को धन में नहीं बल्कि समय में नापते हैं। आप जितने अधिक सफल होते हैं आपके पास उतना ही अधिक समय होना चाहिए और आपके पास अपने परिवार के साथ बिताने के लिए उतनी अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। परिवार केंद्रित बिजनेस चुनने के लिए बधाइयाँ। आशा करती हूँ आपके परिवार को आपकी सफलता से प्रेम और इकट्ठे समय बिताने का तोहफा मिले। शुभकामनाओं सहित, शेरॉन लेक्टर। आप किस तरह उन्हीं टैक्स लूपहोल्स का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं? डियान कैनेडी, CPA। क्या ऐसा लगता है कि टैक्स कानूनों के मामले में अमीरों को कुछ ज़्यादा ही लाभ मिलता है जो अनुचित है? शायद इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें यह लाभ सचमुच मिलता है। टैक्स कानून 2 मुख्य गतिविधियों को विकसित करने के लिए बनाए गए हैं: बिजनेस स्वामित्व और रियल एस्टेट में निवेश। इन टैक्स कानूनों का लाभ लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वह करें जो सरकार आपसे चाहती है। आप बिजनेस के मालिक बन जाए और रियल एस्टेट में निवेश करें। पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। हर आदमी फुल टाइम बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। कई लोगों ने पाया कि आमदनी बनाने की कुंजी नेटवर्क मार्केटिंग की तरह का पार्ट टाइम बिजनेस करना है। एक बार जब आप अपना बिजनेस स्थापित कर लेते हैं सरकारी नीतियों के अनुसार, तो आप उन्हीं छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत खर्च को बिजनेस कटौतियों के रूप में दर्शा सकते हैं। सबसे पहले आपको यह साबित करना होगा कि आपके पास एक असली बिजनेस है। IRS इनकम टैक्स विभाग यह देखना चाहता है कि आपके पास एक बार बिजनेस हो और आप सिर्फ व्यक्तिगत खर्च कम करने के किसी तरीके की तलाश न कर रहे हों। दूसरे शब्दों में वे जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस का मकसद क्या है। यह साबित करने के लिए कि आपके पास बिजनेस है, इनकम टैक्स विभाग आपके पास यह देखना चाहता है: पहला, इसे बिजनेस की तरह से चलाया जा रहा हो। दूसरा, आप इसे लाभदायक बनाने के लिए अपना समय, प्रयास और इरादा रखते हो।
तीसरा, आमदनी हो या उसकी संभावना हो। चौथा, अगर आपको घाटा होता है तो वह घाटा या तो सामान्य हो या आपके नियंत्रण से बाहर हो। पाँचवां, लाभ कमाने के प्रयास से परिवर्तन करें। छठवां, इस परिक्षेत्र में आपके पास या आपके सलाहकारों के पास ज्ञान हो। सातवां, इस प्रकार के बिजनेस में लाभ का अनुभव हो या भविष्य में लाभ की तार्किक संभावना हो। जब आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप कई सालों तक घाटा उठा सकते हैं, बशर्ते आप यह साबित कर दें कि आपका बिजनेस को सफल बनाने के लिए कटिबद्ध है। आपके शुरुआती बिजनेस से होने वाले टैक्स खाते को आप अपनी दूसरी आमदनी में दिए जाने वाले टैक्स से कम कर सकते हैं। आपकी छुपी हुई बिजनेस कटौती को किस तरह खोजें। पार्ट टाइम बिजनेस होने का असली टैक्स लाभ तब मिलता है जब आपको छुपी हुई बिजनेस कटौतियों का ज्ञान होता है। एक नियम यह है कि सिर्फ कटौती के लिए कुछ न खरीदें। अगर आप 40% की कटौती के लिए कुछ खरीदते हैं जिसे आपने आम तौर पर नहीं खरीदा होता तो आप अपने 60% धन को बर्बाद कर रहे हैं। यह टैक्स की अच्छी समझ नहीं है। इसके बजाय उन पदों को देखें जिनमें आपका अभी खर्च हो रहा है और जिन्हें बिजनेस खर्च माना जा सकता है। IRS इंटरनल रेवेन्यू कोड अनुच्छेद 162 में सिर्फ 27 शब्दों में बताया गया है कि आप अपने बिजनेस के लिए छूट कहाँ से ले सकते हैं। कटौती वहाँ प्रदान की जाएगी जहाँ किसी व्यवसाय या बिजनेस में टैक्स पेड वर्ष में सभी साधारण और आवश्यक खर्च का भुगतान किया जाए। टैक्स कानून में शोध से निम्न परिभाषाएं मिलती हैं। साधारण खर्च जिन्हें बिजनेस समुदाय द्वारा सामान्य, आम और साधारण रूप से स्वीकार किया जाए। आवश्यक खर्च जो उचित और मददगार हो। आपकी छुपी हुई बिजनेस छूटों को खोजने की कुंजी उन सभी खर्चों का पता लगाना है जो इन परिभाषाओं में फिट हो सकते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण। होम ऑफिस, जब तक आपके पास एक कमरा हो जिसमें पूरी तरह बिजनेस का उद्देश्य हो और किसी तरह की बिजनेस नियमित गतिविधि हो तब आप ये छूट ले सकते हैं। घर संबंधी सभी लागतों के प्रतिशत के रूप में पूरे वर्ग फुट क्षेत्रफल की तुलना में बिजनेस प्रयोग का वर्ग फुट आप छूट की मात्रा की गणना कर सकते हैं। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जिसका आप बिजनेस में प्रयोग करते हैं टैक्स में छूट के दायरे में आते हैं। अगर आपने शुरुआत में अपना व्यक्तिगत कंप्यूटर बिजनेस को दिया है तो याद रखें कि आपका बिजनेस उसे वापस लौटा देगा। यात्रा, आपके बिजनेस में संबंधित यात्रा भी छूट की श्रेणी में आती है। इसमें अपने मार्गदर्शकों, संभावित ग्राहकों, परामर्शदाताओं या ट्रेनिंग कोर्स और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए मीटिंग शामिल है। बच्चे, अपने बच्चों को काम पर लगा दें। जिन्हें जेब खर्च देने के बजाय आप अपने बच्चों को उस काम के बदले में तनख्वाह भी दे सकते हैं जो वे वैध रूप से कर सकते हैं। शायद सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपके बच्चे रॉथ IRA जैसा पेंशन प्लान शुरू कर सकते हैं जो उनके निवेशों को टैक्स मुक्त रूप से बढ़ने देगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कटौती वैध है, पहला, काम का वर्णन लिखा हो। दूसरा, उनके काम के घंटे निश्चित हो। और तीसरा, उनके द्वारा किए जाने वाले काम का उचित प्रासंगिक हो। अब रियल एस्टेट खरीदें। जब बिजनेस अतिरिक्त कैश फ्लो प्रदान करने लगे तो रियल एस्टेट में इसका निवेश शुरू कर दें। अब टैक्स के लूप होल्स के पूरे लाभ स्पष्ट हैं। रियल एस्टेट निवेशों से आप निष्क्रिय कैश फ्लो बना सकते हैं। यह कैश फ्लो हर महीने आपकी चेक में जाता है, परंतु यह डिप्रिसिएशन नामक मायावी खर्च के खाते में डाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने को मिलने वाली आमदनी पर बहुत थोड़ा टैक्स देते हैं या बिल्कुल भी टैक्स नहीं देते। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी संपत्ति रियल एस्टेट और आपके बिजनेस के माध्यम से बढ़ती है। यह आपके बिजनेस से शुरू होता है। यह टैक्स लाभ कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपने द्वारा चुकाए जा रहे टैक्स की राशि में बदलाव करना चाहते हैं तो आप अपने पैसे कमाने के तरीके में बदलाव करें। इसे कर दिखाएं। डियान कैनेडी।